दिल्ली नगर निगम चुनाव का बजा बिगुल। वार्ड रोटेशन ने कैसे बढ़ाई नेताओं की टेंशन, क्या है मूड और क्या है माहौल। दिल्ली दर्पण टीवी लेगा जायजा। देखिए हमारी खास पेशकश, माहौल क्या है, दिल्ली दर्पण टीवी पर। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली दर्पण टीवी में आपका स्वागत है। आज मन हुआ कि कुछ लोकल पॉलिटिक्स पर चर्चा की जाए। रोटेशन के बाद बहुत सारे लोगों ने, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने आरडब्ल्यू से फ़ोन आते हैं कि यहाँ से कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा रुचि है लोकल पॉलिटिक्स में, लोकल लोगों की। तो लगातार जब भी समय मिलेगा मैं पूरे विधानसभा की राजनीति की चर्चा आपसे करूंगा अपने इस प्रोग्राम दर्पण पॉलिटिक्स में, और ये बताऊंगा माहौल क्या है। तो चलो आज शुरुआत मैं वजीरपुर से करता हूं। वजीरपुर मेरा घर क्षेत्र भी है। 4 वार्ड हैं जैसा कि आप जानते हैं, वजीरपुर, अशोक विहार, नीमड़ी और सावन पार्क। और इस रोटेशन ने यहाँ के कई दिग्गजों के जो राजनीति है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तमाम राजनीतिक चेहरों के रंग उड़ा दिए उसने। यहाँ पहले जो 4 सीटें थी, 4 में 1 सीट आरक्षित थी महिला नीमड़ी वार्ड की। बाकी सावन पार्क वार्ड महिला के लिए आरक्षित था। वजीरपुर और अशोक विहार सामान्य सीट थी। लेकिन अब बदली परिस्थिति में रोटेशन के बाद जो रिजर्व सीट थी, सालों से चलती आ रही थी, लगातार महिला आरक्षित रही ये सीट काफ़ी समय तक। नीमड़ी वार्ड जिसमें जय कॉलोनी, नीमड़ी कॉलोनी, एसएफएस फ्लैट, ये एक छोटा सा एक एरिया आता है, काफ़ी सालों से ये आरक्षित वार्ड रहा। अभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी की नीतू आज़ाद निगम पार्षद हैं। इससे पहले कांग्रेस की सोनिया रही, इससे पहले ममता ढीका बीजेपी की रही। यानी इस वार्ड से तीनों पार्टियों ने राज किया, तीनों पार्टियों के निगम पार्षद इस वार्ड पे रहे हैं। लेकिन अब ये सीट सामान्य हो गई, यानी यहाँ कोई भी लड़ सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे कौन लड़ेगा, क्यों लड़ेगा, इस पर चर्चा मैं थोड़ी देर बात करूँगा। पहले मैं आपको हर वार्ड की एक मोटा मोटी तस्वीर मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं 66 वार्ड में, सावन पार्क वार्ड में। यहाँ से अभी मौजूदा निगम पार्षद हैं मंजू खंडेलवाल। इससे पहले भी ये जो वार्ड है वो बीजेपी का ही रहा है। यहाँ भी कांग्रेस का निगम पार्षद रहा है। सावन पार्क वार्ड से मान सिंह थे जब ये एकीकृत हुआ करता था। और उससे बगल के वार्ड में हम आते हैं वजीरपुर वार्ड में। वजीरपुर वार्ड में अभी आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं विकास गोयल, नॉर्थ एमसीडी में लगातार 2 सालों से नेता विपक्ष भी रहे हैं, स्थायी समिति के मेंबर भी रहे हैं। यानी आम आदमी पार्टी ने उन्हें महत्वपूर्ण स्थान पर हमेशा रखा है। अब वो वहाँ से निगम पार्षद हैं। इससे पहले बीजेपी के सुरेश भारद्वाज थे, और उससे पहले यहाँ पर कांग्रेस भी रही है। उसके बाद हम आते हैं जो अशोक विहार वार्ड है। यहाँ से फ़िलहाल जो निगम पार्षद हैं योगेश वर्मा, इन सब की पहली पारी है। और योगेश वर्मा बीजेपी से पार्षद हैं, और लगातार 5 सालों तक बीजेपी ने उसे किसी न किसी महत्वपूर्ण कमेटी में रखा है। डिप्टी मेयर वो रह चुके हैं, नेता सदन वो रह चुके हैं, अभी वो जोन चेयरमैन हैं, डीडीए के मेंबर वो रह चुके हैं। यानी मौजूदा जो निगम का जो रूप है, उस रूप में वजीरपुर विधानसभा से 2 निगम पार्षद दिल्ली की जो राजनीति है नगर निगम की, उसमें दबदबा लगातार बनाए हुए हैं। लेकिन इस रोटेशन के बाद दोनों की राजनीति कुछ ऐसी हो गई है कि पसोपेश में है कि करे तो क्या करें। हालांकि विकास गोयल ने स्टैंड ले लिया है और उन्होंने अपनी नज़र नीमड़ी वार्ड में गड़ा दी है, जो सामान्य हो चुका है। योगेश वर्मा अभी पसोपेश में है कि वो करे क्या करें। आधिकारिक रूप से वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और मेरी आज भी बात हुई थी, कहा था कि पता नहीं क्या होगा, हम तो ऐसे असेसिनेट कर रहे हैं, बाकी पार्टी क्या कहती है, मतलब पार्टी पे टाल दी बात। लेकिन हकीकत यह है कि वो असेसिनेशन कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
बहुत सारे उसके जो शुभचिंतक हैं वो उन्हें सलाह दे रहे हैं कि उनकी बेटी को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। अभी कोरोना काल में दुखद है कि उनकी वाइफ का देहांत हो गया था, तो उसके बाद से बेटी है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, LLB है, वकील है। तो बहुत सारे लोगों का मानना ये भी है, जो उनके आसपास के नज़दीकी लोग हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, सलाह दे रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि जो राजनीतिक पंडित हैं वो आइडिया लगा रहे हैं कि योगेश वर्मा इस बदली परिस्थिति में क्या कर सकते हैं। पहला तो यही कि अपनी बेटी को चुनाव लड़वाएं और ख़ुद प्रदेश की राजनीति करें और अपनी वकालत करें। दूसरा एक ये भी है कि जो जनरल वार्ड हो चुका है, नीमड़ी वार्ड, उस पे आकर के अपना दवा ठोके। लेकिन इस वार्ड का जो कैरेक्टर रहा है वो बीजेपी के लिए वो सीट कभी भी आसान नहीं रही। बीजेपी ने यहाँ से जीत जब भी दर्ज की है तो त्रिकोणीय मुकाबले में निकली है। जैसे पिछली बार हम बात करें नीमड़ी वार्ड में जब नीतू आज़ाद जीती थी तो उसके सामने चित्रा विद्यार्थी निर्दलीय खड़ी हुई थी। चित्रा विद्यार्थी लगातार बीजेपी से टिकट मांगती रही, नहीं मिला, लगातार वो खड़ी रही 2 बार। तो चित्रा विद्यार्थी ने 3000 वोट लिए थे। उसके सामने सोनिया ने चुनाव लड़ा, कांग्रेस की पूर्व निगम पार्षद थी, बाद में दोबारा पार्टी ने उसको मौका दिया, उसने चुनाव लड़ा। यानी उस त्रिकोणीय मुकाबले में भी आम आदमी पार्टी ने लगभग 1500-1600 वोटों से जीत दर्ज की। यानी बीजेपी का ये मानना है कि अब बदली परिस्थिति में जो माहौल है, जो हवा है, जो इंटरनल सोर्स बता रहे हैं, उसके लिए जे कॉलोनी की सीट बीजेपी के लिए आसान नहीं है। तो शायद यही वजह है कि बीजेपी के जितने भी तमाम बड़े बड़े दिग्गज हैं अभी तक मन नहीं बना रहे हैं कि वो नीमड़ी वार्ड से अपना दवा ठोके। सिर्फ एक सीट बची है पुरुष के लिए, सामान्य के लिए। तो बात चाहे वो दोनों दिग्गजों की हो, विकास गोयल की हो। विकास गोयल ने तो बना दिया क्योंकि अभी राजनीति शुरू हुई है और उसके लिए अभी कोई स्थान बचता नहीं है। तो उन्हें अगर आगे की राजनीति करनी है, हालांकि राजनीति का मतलब ये नहीं है कि चुनाव ही लड़ा जाए, संगठन में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन शायद जो उनकी परफॉर्मेंस रही है पार्टी में और नॉर्थ एमसीडी के अंदर, उसको देखते हुए लगता है कि दोबारा मौका पार्टी उन्हें दे देगी। तो यही वजह है। और जो मौजूदा निगम पार्षद हैं नीतू आज़ाद, पूरा परिवार वो विकास गोयल के साथ है, वो इस पक्ष में है कि विकास गोयल यहाँ से चुनाव लड़े। लिहाजा ये मान के चल रहे हैं कि पार्टी शायद उन्हें यहाँ से मौका देगी। और उन्होंने ताबड़तोड़ यहाँ पर कैंपेनिंग शुरू कर दी है। पोस्टर, मीटिंग, बैठक, बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं। हालांकि उनके सामने जो विधायक हैं राजेश गुप्ता, उनके जो दोनों लोग हैं वो भी टिकट मांग रहे हैं। मैं ये बता दूं कि वजीरपुर की राजनीति में आम आदमी पार्टी में 2 धड़े बन गए हैं। एक धड़ा है नेता विपक्ष विकास गोयल का, तो दूसरा धड़ा है राजेश गुप्ता का। तो ये दोनों धड़े इस नीमड़ी वार्ड पर हमला बोले हुए हैं। राजेश गुप्ता की तरफ से जो उनकी जो पसंद बताई जा रही है, डॉक्टर अरशद हैं, काफ़ी मेहनती हैं और काफ़ी चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही उनकी नीतू आज़ाद को जिताने में। और दूसरे हैं हरिंदर पाल सिंह काला। हरिंदर पाल सिंह काला एक चुनाव हार चुके हैं। इससे पिछला जो एमसीडी का चुनाव था उन्होंने योगेश वर्मा के सामने लड़ा था और वो चुनाव हार गए थे। लेकिन फिर दोबारा लगातार पूरे 5 साल एक्टिव रहे, विधायक के साथ रहे, पार्टी में भी उनकी गतिविधियों में भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। और अब दोनों लगातार दावा कर रहे हैं और आपस में शायद अंडरस्टैंडिंग भी है। हमने तो कई पोस्टर ऐसे भी देखे हैं जहां दोनों की तस्वीरें हैं, एक तरफ अरशद की है तो दूसरी तरफ हरिंदर पाल सिंह काला की। यानी ये माना जा रहा है कि अगर इन दोनों में से टिकट मिले तो ठीक। तो जाहिर है अंदर खाते जब ये टिकट की घोषणा होगी, चाहे वो विधायक के पक्ष में जाए टिकट या फिर विकास गोयल के हाथ में आए, दोनों ही सूरतों में इसका असर कितना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को कितना ये नुकसान पहुंचाएंगे, अभी ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। क्योंकि आगे और कौन कौन कैंडिडेट उसके सामने होंगे उस पर भी ये बहुत कुछ निर्भर करता है। और इस सीट पे मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस का मन है कि यहाँ से फिर जो सोनिया काउंसलर जो रही और कांग्रेस की टिकट पे जो पिछला चुनाव उसने लड़ा, उनके पति अमन कुमार को यहाँ पे मैदान में उतारा जाए। रिजर्व कैटेगरी से वो आते हैं, दलित समाज से वो आते हैं। तो मेरी यहाँ के जो पूर्व कांग्रेस के विधायक हैं उनसे बात हुई थी, हालांकि स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने एक इशारा किया कि इस नीमड़ी वार्ड से बेशक ये सामान्य हो गई हो, लेकिन जो दलित वोटों की जो संख्या है वो तो उतनी ही है।
यानी अगर जनरल सीट पे कोई अदर उम्मीदवार आता है, अदर जन दलित आता है या बाहर से आता है, तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा जो रिजर्व सीट से जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, जो दलित, क्योंकि कानूनी बाध्यता नहीं है, एससी कोटे का जो कैंडिडेट हैं वो भी रिजर्व सीट हो चाहे सामान्य सीट हो, वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो कांग्रेस का ये मानना है कि जो लगभग एक बहुत बड़ी आबादी है, जो डिसाइडिंग फैक्टर है यहाँ पे दलित वोट बैंक, वो ऐसी सूरत में शायद कांग्रेस के साथ आ जाएगा। और एक मुस्लिम वोटों की भी बहुत बड़ी आबादी इस वार्ड में है, लगभग 8 से 10 हज़ार मुस्लिम मतदाता इस सीट पे हैं जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आम आदमी पार्टी की उस पर नज़र रही है और यही वजह है कि उसी वोटों के आधार पर आम आदमी पार्टी के अरशद जो है ना ज़ोर शोर से टिकट मांग रहे हैं। और ख़बर तो ये है कि कुछ कांग्रेस के भी जो दावेदार हैं उनके भी मन में ये है कि अब ये बड़ा स्वर्णिम मौका आया है कि यहाँ से मुस्लिम भी अपना दावा ठोके। और क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम समाज की यहाँ है, तो कई मुस्लिम जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी सोच ये है कि क्यों न वो भी अपनी दावेदारी पेश करें। उनमें नाम बताना ठीक नहीं है क्योंकि उन्होंने खुल के इच्छा जाहिर नहीं की, लेकिन जो मेरी खबर है उसमें 2-3 मुस्लिम कांग्रेस के हैं जो दावा पेश कर रहे हैं। तो ये तो सिनेरियो था आपके नीमड़ी वार्ड का। रही बात बीजेपी की, बीजेपी का जैसे मैंने बताया, कभी तो चर्चा यहाँ पे योगेश वर्मा की आती है, लेकिन साथ में फिर ये भी आकलन आता है कि योगेश वर्मा की राजनीति भी ये पहली पारी है और बहुत अच्छी पारी उन्होंने खेली। लगातार पूरे 5 साल तक एमसीडी की किसी न किसी महत्वपूर्ण पद पर वो रहे, डीडीए जैसा महत्वपूर्ण पद भी उन्हें मिला। सावनपाड़ में निगम पार्षद है मंजू खंडेलवाल, अब क्योंकि ये सीट महिला के लिए आरक्षित हो गई है तो वो खुद भी बहुत मायूस हैं, कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद उनको अब लग नहीं रही है। आज एक आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उन्होंने जो ज़मीन है, ढलाव की जो ज़मीन है, उन्होंने अपने ही पति की एक एनजीओ है उनको दे दी। और दुर्गेश पाठक हैं, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि किस तरह बीजेपी अपने पद का दुरुपयोग करती है। खुद निगम पार्षद एक रिकमेंडेशन लेटर लिखती है कि उनके पति को, यानी उनकी एक पंचवटी सोसाइटी है, उस सोसाइटी को वो ज़मीन दी जाए। तो एक बड़ा मुद्दा चल रहा है यहाँ पे। और अशोक विहार में जो सावन पार्क का जो इलाका है, लगातार कई लोग ये आरोप लगाते रहे हैं कि जो पार्कों के जो रखरखाव का पैसा है वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता मंजू खंडेलवाल के साथ मिलकर के उसकी बंदरबाट कर रहे हैं। तो फिलहाल जो स्थिति है, मंजू खंडेलवाल को खुद नहीं लगता कि वो कहीं से उनको कोई दावा पेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और अगर परफॉर्मेंस भी अगर हम उसको माने तो जो राजनीतिक पंडित हैं, जो इलाके के लोग हैं, उनको लगता नहीं कि वो कोई दावा पेश करेंगे। अगर पेश कर भी देती हैं तो पार्टी उन्हें गंभीरता से लेगी। अब आते हैं कांग्रेस की बात। कांग्रेस को भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ किसको उतारा जाए। 1-2 नाम हैं लेकिन पत्ते अभी नहीं खोलना चाहते, कहते कि जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, अभी किसी का नाम लेना ठीक नहीं होगा। और आम आदमी पार्टी से जो चेहरे बताए जा रहे हैं वो नीतू आज़ाद, जो अब यहाँ ज़ोर शोर से लगे हुए हैं, कैंपेन कर रही है, क्योंकि उनकी सीट जो रिजर्व थी वो सामान्य हो गई, लेकिन सावन पार्क जो उनके पड़ोस की और बगल वाली सीट है ये महिला के लिए आरक्षित हो गई। तो नीतू आज़ाद ने वहाँ पे अपना दावा ठोका, क्योंकि एक महिला निगम पार्षद है और बगल की सीट में ऐसी व्यवस्था है और कोई बहुत बड़ा चेहरा नज़र आ नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ 2-3 नाम उसमें आ रहे हैं। एक प्रदीप कोहली हैं, आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, उनकी वाइफ है, वो भी काफ़ी पढ़ी लिखी है, वो भी इसमें दावा पेश कर रही है। और कुछ नाम है, बीजेपी अभी पसोपेश में है, क्योंकि बीजेपी के जितने भी नाम थे, जितने भी दावेदार थे, इस सीट के महिला आरक्षण होने के बाद उन सब पे पानी फिर गया। कई सालों से मेहनत करते आ रहे थे, सपने देखते आ रहे थे। कांग्रेस के भी जगदीश बंसल थे, 3-3 फोटो लगती थी उसमें, जो होर्डिंग हम देखते थे, एक तरफ जगदीश बंसल, एक तरफ उनके बेटे की, एक तरफ उनके पुत्रवधू की। यानी तय था कि चाहे वो पुरुष हो जाए चाहे वो महिला हो जाए, दोनों ही सूरतों में उनका चुनाव लड़ना तय है। पार्टी की तरफ से भी शायद वो इशारा हो गया था। हरिशंकर गुप्ता जी भी खुल के सार्वजनिक स्थानों पर भी कहते थे कि हाँ, मेरा मन है कि जगदीश बंसल या उनके परिवार से इस बार चुनाव लड़ा जाए। लेकिन हालत, अब जो माहौल जो ऐसा बना है उसमें ये संभावनाएं उनकी चूर चूर हो गई है। तो इसके बाद नंबर आता है वजीरपुर वार्ड का। वजीरपुर वार्ड से जो पहले पिछले बार अशोक विहार वार्ड इसका नाम होता था, 75 वार्ड है, जहाँ से वही विकास गोयल है निगम पार्षद, नेता विपक्ष। और अब क्योंकि उनकी सीट रिजर्व हो गई है पुरुष की,
तो लिहाजा वो चुनाव नहीं लड़ सकते। अब वहाँ पर बहुत सारे नाम उसमें गिनाए जा रहे हैं। उसमें सबसे जो प्रबल दावेदार है ओम प्रकाश बीएसपी के टिकट पे चुनाव लड़ा, बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव हारे। एक बड़ा नाम है वजीरपुर के जो कि इंडस्ट्रियल एरिया का जो इलाका है वहाँ पे, और उम्मीद है कि राजेश गुप्ता के चली तो ओम प्रकाश को दिया जाएगा। और एक नाम वहाँ पे हीरा का है। हीरा भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बहुत क्लोज हैं विकास गुप्ता के। यानी जो दो गुट हैं, दोनों गुटों के जो नेता हैं वो अपने अपने चाहतों को टिकट दिलाने की जुगत में वो लगे हुए हैं। तो विकास गोयल के जो आदमी हैं वहाँ पर हीरा हैं, उनका दांतों का अपना काम है। और बीजेपी की तरफ से भी कुछ नाम है, एक मिश्रा हैं, देवेंद्र पासवान जो मंडल अध्यक्ष भी रहे। अब पहली बार ऐसा मौका लगा है कि वजीरपुर के लोग उनको मौका मिला है कि वो दावेदारी पेश करें, क्योंकि अशोक विहार में इस तरह का कोई रिजर्व उम्मीदवार जो आरक्षित सीट से लड़ सके ऐसा फ़िलहाल कोई सामने नहीं आ रहा। तो ये 2-3 नाम वहाँ पर गिनाए जा रहे हैं। अब कुछ समय बाद अब सब के सब दावेदारी कह रहे हैं, सबको लगता है कि पार्टी शायद सर्वे कराएगी, तो लिहाजा एक तरफ अपना बायोडाटा बना करके अपने नेताओं के पास घूम रहे हैं, तो दूसरी तरफ इलाके में भी सक्रिय हो गए हैं। अगर पार्टी अपने लेवल पे कोई सर्वे कराती है तो उस सर्वे में उनका नाम आ जाए, ऐसी कोशिश उनकी है। तो आने वाले कुछ समय में ये साफ हो जाएगा कि ऊँट किस करवट बदलता है और किसको टिकट यहाँ से मिलती है। हालांकि जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उनको एक छोटी सी उम्मीद और है। ये उम्मीद है कि इस जो रोटेशन की प्रक्रिया है इसको कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। तो उम्मीद है कि शायद इस पर कोई बात बने और कुछ बदलाव हो, क्योंकि जो फार्मूला बताया जा रहा है उस फार्मूले में कोई खामियां हैं। अलग अलग कई लोगों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, पता नहीं क्या परिणाम होगा। और एक संभावना ये भी है कि शायद जो तीनों नगर निगम हैं उनको फिर से एक कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये मानिए कि चुनाव फिर 4-6 महीने आगे सरक जाएंगे। लेकिन अभी का जो सिनेरियो है वो यही कहता है कि जंग तो जय जय कॉलोनी में होगी। तमाम जो बड़े दिग्गज हैं उनकी नज़र वहीं है। और जो सबसे ज़्यादा जंग है बीजेपी खेमे में तो मायूसी है, कांग्रेस में खामोशी है। कांग्रेस में एक तरह से सर्वसम्मति बन गई। मैं बताना भूल गया जो योगेश वर्मा के सामने, कांग्रेस का एक और दावेदार है पंकज। लगभग आम सहमति कांग्रेस में बन चुकी है इस बात पे, क्योंकि कोई दावेदार दिखाई नहीं दे रहा। जो पिछली बार एक स्थानीयता का मुद्दा था वजीरपुर गांव में, पिछले में जब महेश खारी को चुनाव लड़ा तो पूरा गांव एक तरफा हो गया था। अब गांव ने भी कोई दावा नहीं किया और गांव ने और तमाम जो कांग्रेस का जो कैडर है, लोकल कैडर है, उसने भी एकमत से ये स्वीकार कर लिया है कि उनका कैंडिडेट पंकज ही होगा। पंकज लगातार दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन महिला होने की वजह से अब उनकी वाइफ जो है ना वो चुनाव लड़ रही हैं। उनकी वाइफ भी पढ़ी लिखी पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट है और पढ़ा लिखा परिवार है और काफ़ी समय से केशवपुरम इलाके में मेहनत कर रहे हैं। दावा उनका है, खुद उनका दावा है कि वो इस सीट को निकाल के रहेंगे। तो बड़ा रोचक ये मुकाबला होने वाला है। कई बड़े बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दाव पे है, राजनीति खतरे में है। तो कई लोगों को लगता है कि बहुत कुछ हो गया। कई जो दिग्गज नेता हैं जैसे महेंद्र नागपाल यहाँ से पूर्व विधायक रहे हैं और निगम पार्षद रहे कई सालों से, और चर्चा तो ये भी है कि महेंद्र नागपाल भी अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा सकते हैं। हालांकि खुद वो चुनाव लड़ेंगे इसकी वो सार्वजनिक रूप से इसको वो इनकार कर चुके हैं, वो मना कर चुके हैं कि वो कहीं भी दावेदारी पेश करने के मूड में नहीं है। लेकिन कुछ लोग बताए जा रहे हैं कि अंदर खाते कि क्योंकि नागपाल का एक अपना जो प्रभाव है कॉलोनी में, निगम पार्षद रहे हैं और हमारे उसमें भी सामने आया है कि लोग जानते हैं उनको, गली गली में लोग जानते हैं। कई साल निगम पार्षद रहे, विधायक रहे, रामला कमेटी से जुड़े रहे, एक बहुत बड़ा और एक्टिव नाम है। तो उस नाम का फ़ायदा कहीं ना कहीं उनकी पत्नी को मिल जाए तो वो एक संभावना ये भी है कि वो भी टिकट मांगे, चाहे अशोक विहार वार्ड से मांगे या जय जय कॉलोनी वार्ड से मांगे। तो एक संभावना ये भी बनती है, क्योंकि राजनीति में जब तक पावर ना हो नेता हाशिए पे चला जाता है। तो ये शायद महसूस किया होगा नागपाल ने भी, और यही वजह है कि मन में आया कि क्यों न वहाँ से चुनाव लड़ा दिया जाए। तो ये भी संभावनाएं हैं। तो अब कुछ समय शेष है, लगभग चुनाव हो जाते हैं राज्यों के तमाम जो पड़े हैं। जो अब ये लोकल विधायक हैं गोवा में हैं, पार्टी ने जिम्मेदारी लगा रखी है, 14-15 तारीख के बाद आएंगे। तो लिहाजा जो अब तक लोग जो दावेदार हैं उन दावेदारों ने घर घर में अपनी
कैंपेनिंग शुरू कर दी है, मीटिंगें शुरू कर दी है, लोगों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। यानी जैसे ही टिकट की घोषणा होगी ताबड़तोड़ को बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा। अगर इस रूटीन के हिसाब देखा जाए तो मार्च के एंड में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में चुनाव हो जाएंगे। तो उसके बाद कुछ दिनों बाद ये साफ होगा कि यहाँ की स्थिति कौन होगा, किसके सामने कौन होगा। और जैसे ही इस सब की घोषणा होगी, उम्मीदवारों की घोषणा होगी, हम फिर इसका विश्लेषण करेंगे। वजीरपुर विधानसभा के चारों वार्डों का विश्लेषण करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर किसी विधानसभा की बात करेंगे, वहाँ के वार्डों के, वहाँ के समीकरणों की बात करेंगे जो इस वीडियो में हमने किया है। और जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, मैं सब वार्डों में आऊँगा, खासकर नॉर्थ एमसीडी के, और हर विधानसभा में आऊँगा। आपको भी लगता है कि कोई बहुत बड़ा मजबूत नाम कहीं कोई, क्योंकि हमारा जो संपर्क सूत्र सोर्स हैं वो आपके हैं, आपके कमेंट्स हमारे को मिलते हैं, हमें फ़ोन कॉल्स आपके मिलते हैं, तो हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। हमारा इस वीडियो को सामने लाने का उद्देश्य यही है कि लोकल राजनीति को आप समझें, और जिन लोगों की रुचि होती है वो लगातार हमसे संपर्क भी रहते हैं, बताते भी रहते हैं, और फिर वो हमसे संपर्क कर, मैं भी कोशिश करूँगा कि हर उस राजनीतिक पंडित से मैं बात करूँ जो इलाके के पूरे राजनीति को, दर्पण पॉलिटिक्स को, जो पूरा का पूरा आईना है वो दिखा सके, और विश्लेषण करके निर्णय जो जागरूक मतदाता हैं या पॉलिटिशियन हैं, बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, वो अपने हिसाब से कर सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाज़त दे दीजिए, मैं फिर एक विधानसभा का विश्लेषण लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।